नमस्ते। मेरा नाम है नरेश सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं यशो गाथा। यशो गाथा में आज कहानी उस युग पुरुष की जिनकी दूरगामी सोच, सतत संघर्ष और अडिग इरादों ने माँ भारत की मिट्टी को संप्रभु राष्ट्र बना डाला। कहानी उस योद्धा की जिनके अद्भुत जज्बों, नेक इरादों और अडिग संकल्पों ने संप्रभु राष्ट्र के मार्ग में आने वाली चुनौती रूपी बाधाओं को अपने अदम्य साहस और पराक्रम से नष्ट नाबूद कर डाला। कहानी उस योद्धा की जिसने अखंड भारत के निर्माण को चरितार्थ किया। कहानी उस योद्धा की जिसने रियासतों में बटे भारत को अखंड राष्ट्र बना डाला। कहानी उस योद्धा की जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विविधताओं से परिपूर्ण रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोने के प्रतिबिंब बन गए। कहानी उस योद्धा की जिनके नेत्र दृष्टि की ज्वाला ने नवाबी हुकूमतों के नापाक इरादों और तानाशाही को पल भर में क्षण भंगुर कर डाला। कहानी उस योद्धा की जिसने भारतीय संविधान और लोकतंत्र की मूल आत्मा के सिद्धांतों को पोषित करने वाले तंत्र की नींव रखी, जो भविष्य में यूपीएससी कहलाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवन धर्म से बढ़कर कर्म धर्म की अनुपालना करने वाले माँ भारती के विस्मार्ग लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की। ये वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमतों की तानाशाही के चक्रव्यूह में माँ भारती के यश और वैभव को विश्व पटल पर रेखांकित करने की क्षमता रखने वाली माँ भारती की विराट प्रतिभाएं परतंत्रता की बेड़ियों में दम तोड़ रही थी। गोरों की तानाशाही के कारण माँ भारती की गौरवशाली संस्कृति अपने अस्तित्व के संरक्षण हेतु जंग लड़ रही थी। दिनांक 31 अक्टूबर 1875 गुजरात का नाडियाद जिला पाटीदार परिवार में पिता झाबेर भाई पटेल, माँ लाडवाबेन की यहाँ एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा जाता है वल्लभ भाई पटेल। वक्त गुजरता है, बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और विवेकी तेजस्विता लिए लाडवाबेन का सबसे छोटा बेटा बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला जाता है। 37 महीने के कोर्स को 30 महीने में पूरा कर डालता है, जो पटेल साहब की लक्ष्य के प्रति समर्पण और जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठा के भाव को रेखांकित करता है। वक्त था 11 जनवरी 1909। पटेल साहब कोर्ट में अपनी फरियादी के लिए बहस कर रहे थे, तभी उन्हें एक टेलीग्राम मिलता है। वह टेलीग्राम जिसमें संदेशा था अपने जीवन साथी का इस दुनिया से चले जाने का। जी हाँ, पटेल साहब इस टेलीग्राम को अपनी जेब में रखते हैं और बहस जारी रखते हैं। बहस पूरी होने के बाद जब पटेल साहब संदेशा पढ़ते हैं तो जज साहब कहते हैं, पटेल, आपने मुझे तत्काल क्यों नहीं बताया। माहौल गमगीन हो जाता है। इसी बीच पटेल साहब कहते हैं, मुझे उस व्यक्ति को न्याय दिलाना अधिक महत्वपूर्ण था जिसे झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा था। पटेल साहब की ये सोच उनके जीवन धर्म से बढ़कर कर्तव्य धर्म के प्रति उनकी निष्ठा
और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। पटेल साहब कहा करते थे, मैंने कला या विज्ञान के विशाल गगन में ऊंची उड़ानें नहीं भरी। मेरा विकास कच्ची झोंपड़ियों में, गरीब किसान के खेतों की भूमि और शहरों में गंदे मकानों में हुआ है। वक्त गुजरता है। वर्ष था 1918। फिरंगियों की तानाशाही हुकूमत धरती पुत्रों का शोषण करने पर आमादा थी। गोरों की तानाशाही ने करों में भारी वृद्धि कर किसानों पर अत्याचार की सीमाओं को लांघना शुरू कर दिया था। अपने जीवन में हर पल और हर क्षण पर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले पटेल साहब अंग्रेजी हुकूमतों को चुनौती देने वाले रास्तों पर निकल पड़े। पटेल साहब के कुशल नेतृत्व और अडिग इरादों के सामने आखिरकार फिरंगियों को झुकना ही पड़ा। अंग्रेजी हुकूमतों को किसानों पर बेतहाशा कर वृद्धि के फैसलों को वापस लेना पड़ा। वर्ष था 1928। बारडोली सत्याग्रह। अंग्रेजी हुकूमतों ने किसानों के कर में 30% तक वृद्धि कर डाली। अंग्रेजी हुकूमतों के इन आदेशों से जनमानस में गहरा रोष व्याप्त हो गया। जनमानस के आक्रोश ने विराट रूप धारण कर लिया था। पटेल साहब ने पुनः अपने कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता से अंग्रेजी हुकूमतों को झुकने पर मजबूर कर डाला। पटेल साहब की नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर बारडोली सत्याग्रह की नारी शक्तियों ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान कर डाली। वल्लभ भाई पटेल साहब के नाम से जाने जाने वाले महानायक अब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब बन गए। वर्ष था 29 मार्च 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन। पटेल साहब ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी, जो भविष्य में स्वतंत्र भारत की नींव का पत्थर साबित हुई। अब कहानी उस ऑपरेशन की जिसकी सफलता ने अंग्रेजों के ज़माने में भी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य को महाभारत की मिट्टी का अभिन्न हिस्सा बना दिया। कहानी उस राज्य की जिसे भारत में मिलाने के लिए पटेल साहबों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन पोलो की। वह हैदराबाद, जिसका अंग्रेजों के ज़माने में भी अपनी सेना, अपनी रेल सेवा और डाक तार विभाग हुआ करता था। उस समय आबादी और कुल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजघराना था, जो 82,698 वर्ग मील क्षेत्र में फैला था, जिसका क्षेत्रफल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक था। एक ऐसा राज्य जो सामरिक और आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए अति महत्वपूर्ण था। अपनी दूरदर्शी सोच, सतत संघर्ष और साहसी फैसलों से पटेल साहब ने 562 रियासतों का भारत में विलय करा दिया था। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय कराने के लिए पटेल साहबों को विशेष प्रयास करने पड़े थे। आज पटेल साहब के
उन संघर्ष और साहस की कहानी जिसमें उन्होंने ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। जी हाँ, ये वो दौर था जब कट्टरपंथी कासिम रजवी के नेतृत्व में रजाकार हैदराबाद की आज़ादी के समर्थन में जनसभाएं कर रहे थे। इन परिस्थितियों के बीच हैदराबाद के निजाम जिन्ना को अपना संदेश भिजवाते, संदेश जिसमें निजाम जिन्ना से जानना चाहते थे कि क्या भारत के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान हैदराबाद का समर्थन करेगा। निजाम के संदेश पर जिन्ना ने कहा था, जैसा कि कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन में लिखा है कि जिन्ना ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि मैं मुट्ठी भर अवजात वर्ग के लोगों के लिए पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल सकता। उधर माउंटबेटन की सलाह पर नेहरू जी इस समस्या का शांतिपूर्ण रूप से हल चाहते थे। पटेल साहब और नेहरू जी के बीच इस मुद्दे को सुलझाने के तरीकों पर ऐसा माना जाता है कि मतभेद भी थे। पटेल साहब का मानना था कि उस समय का हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान था, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। पटेल साहब को इस बात का अंदाजा था कि हैदराबाद पूर्ण रूपेण पाकिस्तान के कहने में था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पुर्तगाल से हैदराबाद का समझौता कराने की फिराक में भी होने की सूचनाएं थी, जिसके तहत हैदराबाद गोवा में बंदरगाह बनाएगा और ज़रूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल भी कर सकेगा। इस प्रकार की सूचनाएं पटेल साहबों को लगातार मिल रही थी। इतना ही नहीं, हैदराबाद के निजाम अपने एक संवैधानिक सलाहकार माउंटबेटन के जरिए लॉर्ड माउंटबेटन के सीधे संपर्क में भी थे। माउंटबेटन के कंजर्वेटिव पार्टी से भी नज़दीकी संबंध थे। जब माउंटबेटन ने उन्हें ये सलाह दी थी कि कंजर्वेटिव पार्टी को संवैधानिक सभा में तो अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए, तो माउंटबेटन ने जवाब देते हुए कहा था कि यदि वो ज़्यादा दबाव डालेंगे तो वो पाकिस्तान के साथ विलय के बारे में बहुत गंभीरता से विचार कर सकते हैं। और तो और उन्होंने राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिसे इटली सरकार ने ठुकरा दिया था। निजाम के सेनाध्यक्ष मेजर जनरल L.A. दुस ने अपनी किताब हैदराबाद ऑफ द सेवन लॉर्ड्स में लिखा है कि निजाम ने उन्हें खुद हथियार खरीदने यूरोप भेजा था, लेकिन वो अपने मिशन में सफल नहीं हो सके क्योंकि हैदराबाद को एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता नहीं मिल सकी थी। मज़े की बात ये थी कि एक दिन संयोगवश
लंदन के जस्टर होटल में माउंटबेटन से श्रीमान जी टकरा गए थे। जब माउंटबेटन ने उनसे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने झेपते हुए जवाब देकर कहा था कि वो यहाँ अपनी आँखों का इलाज कराने आए हैं। इसी बीच लंदन में निजाम के एजेंट जनरल मीर नवाज जंग ने एक ऑस्ट्रेलियाई हथियार विक्रेता सिडनी कॉटन को हैदराबाद हथियारों की सप्लाई करने के लिए राजी कर लिया था। जब भारत को ये पता चला कि सिडनी कॉटन के जहाज निजाम को हथियार लेकर आ रहे हैं, तो उड़ानों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक समय जब निजाम को लगा कि भारत हैदराबाद के भारत में विलय के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो उन्होंने ये पेशकश भी की थी कि हैदराबाद को एक स्वायत्त राज्य रखते हुए विदेशी, रक्षा और संचार मामलों की जिम्मेदारी भारत को सौंप दी जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को अमली जामा इसलिए नहीं पहनाया जा सका कि वो रजाकारों के प्रमुख कासिम राजवी को इस बात के लिए राजी नहीं कर सके थे। रजाकारों की गतिविधियों ने संपूर्ण भारत के जनमत को उनके खिलाफ कर दिया था। 22 जनवरी को जब सांप्रदायिक दंगे भड़के, तो संपूर्ण भारतवर्ष में सरकार की आलोचना होने लगी। भारतीय सेना के पूर्व उपसेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं, मैं जनरल करियप्पा के साथ कश्मीर में था। तभी मुझे संदेश मिला कि सरदार पटेल मुझसे तुरंत मिलना चाहते हैं। दिल्ली पहुंचने पर हम पालम हवाई अड्डे से सीधे पटेल साहब के घर गए। मैं बरामदे में खड़ा रहा, जबकि करियप्पा उनसे मिलने अंदर चले गए और 5 मिनट में बाहर आ गए। बाद में करियप्पा ने मुझे बताया था कि पटेल साहब ने उनसे सीधा सवाल पूछा था कि यदि हैदराबाद के मसले पर पाकिस्तान की ओर से कोई सैन्य प्रतिक्रिया होती है, तो क्या बिना किसी अतिरिक्त मदद के वो उन हालातों से निपट पाएंगे। करियप्पा ने एक शब्द में जवाब देते हुए कहा था, हाँ, और बैठक खत्म हो गई थी। इसके बाद पटेल साहब ने हैदराबाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया था। भारत के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल रॉबर्ट बूचर इस फैसले के खिलाफ थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान सेना के इस जवाब में अहमदाबाद या मुंबई पर बम गिरा सकता है। 2 बार हैदराबाद में घुसने की तारीखें तय हो गई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इसे रद्द करना पड़ा था। निजाम ने गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी से व्यक्तिगत अनुरोध किया कि वो ऐसा ना करें। राजा जी और नेहरू जी की बैठक हुई और दोनों ने कार्यवाही को रोकने का फैसला किया। निजाम के पत्र का जवाब देने रक्षा सचिव एच.एम. पटेल और वी.पी. मेनन की बैठक बुलाई गई। दुर्गादास अपनी किताब इंडियाज फ्रॉम कजन टू नेहरू
एंड आफ्टर में लिखते हैं, जब पत्र के उत्तर का मसौदा तैयार हुआ तभी पटेल ने घोषणा की कि भारतीय सेना हैदराबाद में घुस चुकी है और इसे रोकने हेतु कुछ नहीं किया जा सकता है। नेहरू और राजा जी चिंतित थे कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन 24 घंटों तक पाकिस्तान की ओर से कुछ नहीं हुआ तो नेहरू जी की चिंताएं मुस्कान में बदल गई। जैसे ही भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी, पाकिस्तान के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने अपनी डिफेंस काउंसिल की बैठक बुलाई और उनसे पूछा, क्या हैदराबाद में पाकिस्तान कोई एक्शन ले सकता है? बैठक में मौजूद ग्रुप कैप्टन अलवर्दी, जो कि बाद में एयर चीफ मार्शल ऑफ वेटरन के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, उन्होंने कहा नो। लियाकत ने जोर देकर पूछा, क्या हम दिल्ली पर बम नहीं गिरा सकते? पाकिस्तान के डिफेंस चीफ का जवाब था, हाँ ये संभव तो है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुल 4 बमबरसक हैं, जिनमें से केवल 2 काम कर रहे हैं। इनमें से एक शायद दिल्ली तक पहुंच भी जाए और बम गिरा भी दे, लेकिन वापस आने की कोई संभावना नहीं है। भारतीय सेना की इस कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो कहा गया, क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सर्वाधिक 17 पोलो के मैदान थे। 5 दिन तक चली इस कार्यवाही में 1373 अजागत मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवान भी खेत रहे। भारतीय सेना ने अपने 66 जवान खोए, जबकि 97 जवान घायल हुए। भारतीय सेना की कार्रवाई शुरू होने के 2 दिन पूर्व ही पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया। इस प्रकार पटेल साहब के दूरगामी सोच और साहसिक फैसलों ने एक गौरवशाली राज्य को भारत का अभिन्न हिस्सा बना डाला। एक कविता जो सरदार पटेल साहब के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हैं। गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, वीर प्रसूदा वसुधरा ने जब लोह प्रोशन मोल दिया, जिसने माँ को द्रवित दे के हो संकल्पित प्रण ठाना है, बिखरे माला के मोती सब एक सूत्र में लाना है, चिंतन करके पत्र लिखा घर रजवाड़ों के छोड़ा था, वो पत्र नहीं ऐसा लगता कि अश्वमेघ का घोड़ा था, जैसे जैसे हर रजवाड़ा चिट्ठी खोल रहा था, अक्षर अक्षर लोह पुरुष का पारस बोल रहा था, इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी लाज बचा लो, वरना दुष्परिणाम झेलने का मंतव्य बना लो। पटेल साहब अपने पत्र में इस भाषा में नवाबी हुकूमतों और रजवाड़ों के शासकों को संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए, भारत की मिट्टी को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए सांकेतिक भाषा में संदेश देते हैं। आखिर में कहानी पटेल साहब के व्यक्तित्व से मिलने वाली प्रेरणा की। जी हाँ, माँ भारत की मिट्टी को स्थिरता, शांति, एकता, कुशलता, विश्वास और आस्था प्रदान कर अखंड भारत के महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का व्यक्तित्व अद्भुत प्रेरणाओं का एक प्रतीक, प्रतिबिंब और दर्पण है।
सरदार पटेल साहब के व्यक्तित्व को शब्दों में अंकित नहीं किया जा सकता है। जब जब भी आने वाले इस समय दशक और शताब्दियों में हिंदुस्तान और विश्व की मानव पीढ़ियां विषम चुनौतियों और परिस्थितियों के द्वंद्व और द्वार पर खड़ी होंगे, तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के व्यक्तित्व को प्रेरणादायी पुंजों के रूप में उपयोग किया जाता रहेगा। एक नज़र सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के व्यक्तित्व से मिलने वाली प्रेरणा पर। सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से परिपूर्ण सरदार पटेल साहब का व्यक्तित्व हमें निम्न प्रेरणा देता है। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर व्यक्ति रास्ता ढूंढता है। बोलने में मर्यादा कभी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि गाली देना तो कायरों का काम है। लोहा भले ही गर्म हो जाए, लेकिन हथौड़े को तो ठंडा रहकर ही अपना काम करना होता है। परिस्थितियों के सामने कभी हथियार नहीं डालने चाहिए, बल्कि जिम्मेदारियों के प्रति पूर्ण निष्ठा, समर्पण और साहस से परिस्थितियों का सामना कर विषम चुनौतियों परिस्थितियों में भी लक्ष्य के प्रति पूर्णतः निष्ठा और समर्पण के साथ अडिग रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। अन्याय और दुराचार के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्चे भारतीय का धर्म है। अपने महान व्यक्तित्व और कर्तृत्व से महाभारत की मिट्टी को एकता के सूत्र में पिरोने वाले दूरगामी सोच के महाप्रणेता, इस वतन की मिट्टी के महानायक हमें एक ऐसे मोड़ पर इस दुनिया से छोड़कर चले गए जहाँ हमारी खुशियाँ, इस वतन की मिट्टी की खुशियाँ अधूरी रह गई। सरदार पटेल साहब को राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और निष्ठा के लिए सदियों सदियों तक, युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। 15 दिसंबर 1950 को पटेल साहब मुंबई में परलोक गमन हो गए, लेकिन उनके विचार, उनके सिद्धांत और उनका व्यक्तित्व युगों युगों तक महाभारत की मिट्टी के कण कण के लिए एक प्रेरणा बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत। यदि आप सबसे विनम्र अपील है कि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।